हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और हम यहाँ पर आज जो करने जा रहे हैं, वैसे तो आपको पता चल ही जाएगा, प्रगतिवाद हम पढ़ेंगे। प्रगतिवाद की एक क्लास मैं कल करवा चुकी हूँ, उसमें 25 क्वेश्चन हमने किए थे और आज यहाँ पर हम करेंगे टोटल 40 क्वेश्चन है, यानी कि 38-40 के लगभग इसमें क्वेश्चन हैं। तो देखेंगे इन सभी को, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन, तो जरूर आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से फायदा मिले। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, रामधारी सिंह दिनकर की ये जो कृतियाँ हैं, इनमें से किसको आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी? तो ये कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। आधुनिक युग की गीता कुरुक्षेत्र को कहा गया है, ठीक है। उर्वशी भी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। रेणुका, हुंकार, नील कुसुम, सीपी और शंख, रश्मि लोक, रश्मि रथी, बुद्ध देव, हिमालय का संदेश, ये सारी हैं जो इनकी रचनाएं हैं। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य कौन सा है? हल्दी घाटी, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान ये प्रबंध काव्य है। तो ये किसका है? श्याम नारायण पांडे जी का, ठीक है। श्याम नारायण पांडे का है ये ध्यान रखना है। इनकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो जय हनुमान, इनकी और भी रचनाएं हैं। जय हनुमान बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा तुमुल, तुमुल रिमझिम, तुमुल और रिमझिम, ठीक है, ये भी इनकी है जो रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। जय हनुमान, तुमुल, रिमझिम, हल्दी घाटी, ये वीर रस प्रधान है। हल्दी घाटी, इसको याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और ये किस कृति पर दिया गया था? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी या फिर हुंकार? तो बिल्कुल उर्वशी पर दिया गया था, ठीक है। उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो मिला था। युग धारा के रचयिता कौन है? युग धारा के रचयिता कौन है? किसकी काव्य रचना है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल? तो ये नागार्जुन की रचना है, ठीक है। युग धारा के रचना, इसकी जो प्रकाशन वर्ष को अगर देखें तो 1953 में प्रकाशित हुई थी और ये नागार्जुन जो कि प्रगतिवाद के कवि हैं। इसके अलावा सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, ये सभी नागार्जुन जी की कविता हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह, देखो सबसे मेन होता है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उनको याद करना और बार बार रिवीजन, चाहे मैं ओरली जिनको बोल रही हूँ उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। बार बार जब आप रिवीजन करोगे तभी आपको पेपर में कोई चीज़ याद रह पाएगी, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सभी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नए हैं तो, और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला या कुमकुम? बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम, सबसे पहले कौन सा काव्य संग्रह इनका आया था? तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कुमकुम, ठीक है। कुमकुम 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये इनका सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते? नीम के पत्ते दिनकर जी की रचना है, दिल्ली भी इन्होंने लिखा था, रेणुका इनकी है, लेकिन जो अध्यात्म चिंतन है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ठीक है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र, राम कुमार वर्मा या शिव मंगल सिंह सुमन? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये रचना किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। इसके अलावा इनकी आज नदी बिल्कुल उदास थी, ठीक है, नींद के बादल, आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये इनकी क्या है? पंक्तियां हैं, ठीक है। ये पंक्तियां हैं, केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं। एक तो बहुत पूछा जाता है, आज नदी बिल्कुल उदास थी और एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। इसके अलावा अगर इन रचनाओं की बात करें तो युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं। इनमें से कौन सा कवि है जो प्रगतिवादी नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन या शिवमंगल सिंह सुमन? तो केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और शिवमंगल सिंह सुमन। इसके अलावा नागार्जुन,
ये सभी प्रगतिवादी कवि हैं, लेकिन जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है, ये प्रयोगवादी कवि हैं, ना कि प्रगतिवादी, इनका भी ध्यान रखना है। हालावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो यहाँ पर इनका जो नाम है वो है हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इनका इन्होंने 1933 ईस्वी में हालावाद का जो प्रवर्तन है वो कब किया था? 1933 ईस्वी में। छायावाद के समकालीन कवि माने जाते हैं और इनका जन्म काल आपको याद रखना है, 1907 में इनका जन्म हुआ था और 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। हरिजन गाथा किसकी रचना है? हरिजन गाथा ये किसकी रचना है? धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगूड़ी या आलोक धनवा? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नागार्जुन की रचना है हरिजन गाथा। इनमें से कौन सा नाम है जो कि सही है? 4 सप्तक निकाले गए थे और उन चारों का नाम आपको पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कई बार पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक इस तरह से बोल देते हैं या समझते हैं, लेकिन जो कि गलत है। यहाँ पर केवल सही नाम आपको बताना है। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा यानी कि तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो हमारा सी ऑप्शन है जो सही है, जो कि पहला सप्तक था। पहला जो सप्तक निकाला गया था उसका नाम था तार सप्तक। दूसरा सप्तक, ठीक है, दूसरे का नाम क्या है? दूसरे में तार नहीं आएगा, केवल दूसरा सप्तक आएगा। तीसरा में भी तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, ठीक है, उनमें तार नहीं जोड़ा गया है। इनके अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो पहला जो प्रकाशन हुआ था तार सप्तक का वो 1943 में आया था। दूसरा आया था 1951 ईस्वी। तीसरा आया था 1959 ईस्वी और चौथा जो सप्तक था वो आया था 1979 ईस्वी। ठीक है, ये चारों के प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा नाम है जो कि सही है? ये तो हम पढ़ चुके हैं। दिनकर की किस कृति का कथा नायक कर्ण है? दिनकर की किस कृति, ये दिनकर की चारों जो रचनाएं हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। तो इनमें से किस का नायक है जो कि कर्ण है? कर्ण यानी कि जो महाभारत में कर्ण था, आपने देखा होगा। तो ये रश्मि रथी में से है। ठीक है, रश्मि रथी 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये इसका जो नायक है वो कर्ण है। रश्मि रथी का ही अर्थ कर्ण यहाँ पर बताया गया है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रियतन से हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में जो हुई थी 1935 में हुई थी और भारत में हुई थी 1936 ईस्वी में। ठीक है, भारत में 1936 ईस्वी में हुई थी। तो ये पूछ रहा है किसके प्रियतन से हुई थी लंदन में? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर। ठीक है, मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के जो है प्रियतन से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और ये कहाँ पर हुई थी? लंदन के अंदर हुई थी। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि मतलब काव्य की जो सृष्टि है वो किस प्रकार की है? दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, व्यक्तिक यथार्थ है या यथा स्थितिवादी है? तो प्रगतिवादी जो काव्य सृष्टि है वो है वर्ग चेतना प्रधान। ठीक है, वर्ग चेतना प्रधान यानी कि शोषक वर्ग और शोषण वाला वर्ग है ना, और शोषित वर्ग, उन सबको एक पूरे वर्ग को इसमें दर्शाया गया था। इनमें से कौन सी रचना है जो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, युग धारा। तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना कौन सी नहीं है? तो ये युग धारा है जो इनकी रचना नहीं है, बल्कि इसकी अगर बात करें तो युग धारा नागार्जुन जी की रचना है। ठीक है, युग धारा नागार्जुन की है, बाकी इसके अलावा ये तीनों जो रचनाएं हैं वो केदारनाथ अग्रवाल की है। अपराजिता के लेखक कौन है? अपराजिता, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर है नरेंद्र शर्मा, अंचल दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। अपराजिता के लेखक हैं यहाँ पर रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, इनका पूरा नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल। इन्होंने लिखी थी अपराजिता। इसमें नारी के प्रेम और सौंदर्य की उदात्त कल्पना इसमें की गई थी। इसके अलावा इनकी रचनाओं की बात करें तो मधुलिका इन्होंने लिखी थी, किरण बेला लिखी थी, करील लिखी थी और लाल चूनर। ठीक है, ये इनके काव्य संग्रह जो कि प्रसिद्ध है। रश्मि लोक के रचयिता कौन है? रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और यहाँ पर पूछ रहा है रश्मि लोक, तो ये किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर या हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर आप जरूर गलत कर देंगे, सोचेंगे कि रश्मि रथी इनकी रचना है, तो ये रश्मि लोक भी इन्हीं की रचना है।
रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है रश्मि लोक, जो कि 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, इसको हम देख चुके हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? पंत, बच्चन, नवीन या फिर वीरेंद्र मिश्र। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा निशा को निमंत्रण किसने दिया था? तो बच्चन साहब ने दिया था, हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहते हैं प्रगतिवाद। ठीक है। मार्क्सवाद पर आधारित है ये। हिंदी में मतलब कहा जाता है कि अंग्रेजी में जिसे मार्क्सवाद या रोमांटिसिज्म स्वच्छंदतावाद कहा गया, हिंदी साहित्य में उसे प्रगतिवाद के नाम से जाना गया था। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष। मधुशाला सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किसकी है, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की काव्य रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। और इसका प्रकाशन वर्ष बताना है तो ये है 1935 ईस्वी। ठीक है, 1935 में आई थी इनकी मधुशाला। और इसके अलावा इन्होंने 1936 ईस्वी में लिखी थी मधुबाला। ठीक है, मधुबाला आई थी 1936 ईस्वी में। और 1937 में आई थी मधु कलश। ठीक है, ये तीनों इनके ही ग्रंथ हैं हरिवंश राय बच्चन जी के। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, फिर मधु कलश 1937 ईस्वी। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की प्रवृत्ति रही है? तो ये रही है प्रगतिवादी। ठीक है, प्रगतिवाद जो कविता है उसकी ये मुख्य प्रवृत्ति थी। शोषक वर्ग को यहाँ पर मेन जो है मोहरा बनाया गया था। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को। रामधारी सिंह दिनकर जी को आग और राग का कवि कहा जाता है। और इनकी मुख्य रचनाएं तो आपको पता ही है, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हारे के हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रति, रश्मि लोक, सामदेनी। ठीक है, द्वंद्व गीत, ये सभी इनकी हैं जो रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? कुरुक्षेत्र जो रचना है वो किसकी है? तो कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसका समय है 1946। ये भी रामधारी सिंह दिनकर की। इसका मुख्य विषय क्या है? युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है। युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है। संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है, इसमें नहीं दे रखा है। युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है। जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा सही है। इसमें कुरुक्षेत्र का जो मुख्य विषय है वो यही है कि जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय नहीं होता तब तक युद्ध होना जरूरी है। ठीक है, और इसकी जो प्रकाशन वर्ष है वो 1946 है, इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बता देना, थोड़ा फीडबैक दे दिया करो ताकि अच्छा लगे, अंदर से मोटिवेशन मिले काम करने का, है ना। मैं सोचती तो बहुत कुछ हूँ लेकिन क्या है कि बच्चे सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हाथ खींच लेती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा आपको सपोर्ट करना है अपना। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका अवलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जो कुरुक्षेत्र है उसमें किसका अवलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? देश की जनता का, अर्जुन और द्रौपदी का, राधा और कृष्ण का, या भीष्म और युधिष्ठिर का? तो यहाँ पर भीष्म और जो युधिष्ठिर हैं उनको कुरुक्षेत्र में उनका अवलंबन लेकर के बातें जो उसमें की गई हैं, जो भी प्रश्न उत्तर हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किसने लिखी हैं? कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है और ना किसी जानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। ये किसका कथन है? ये पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन देख करके आप भागे नहीं, क्योंकि बदलता हुआ पैटर्न है, क्वेश्चन थोड़े से डीप पूछे जाने लगे हैं। तो क्वेश्चन इस तरह के भी हैं जो कि 2-4 पूछे जाते हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं और उन्होंने ये जो बात है वो बोली है। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से,
जीता जाता है। आत्मा का संग्राम आत्मा से जीता जाता है, देह का संग्राम देह से। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? तो ये कुरुक्षेत्र के संदर्भ में ही कहा गया है। ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1946। दोबारा बता देती हूँ। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? प्रगतिवाद का जो दार्शनिक आधार है वो क्या है? साम्यवाद, प्रयोगवाद, पूंजीवाद या अस्तित्ववाद। तो यहाँ पर मार्क्सवाद तो दे नहीं रखा है और मार्क्सवाद नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो साम्यवाद है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह दोबारा आ गया है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी का है। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीकरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन, ये पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीकरण, बाधा रहित विकास चाहिए, मुक्त आशंकाओं से जीवन चाहिए, ये पंक्तियां किस कृति की हैं? अंधा युग, सरोज स्मृति, कुरुक्षेत्र, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, तो अंधा युग यहाँ पर धर्मवीर भारती का ग्रंथ है, सरोज स्मृति निराला जी का शोक गीत है, कुरुक्षेत्र किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है, और राम की शक्ति पूजा भी ये भी निराला जी का है। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं वो किस कृति से ली गई हैं ये हमें बताना है। तो एक कुरुक्षेत्र से ली गई हैं जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी का है। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? देश की इज्जत बचाने के लिए ईस जाने देश का लज्जा विषय, वह कौन रोता है वहाँ, तत्व है कि कोई केवल आवरण। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वह कौन रोता है वहाँ। ठीक है, वह कौन रोता है वहाँ, ये कुरुक्षेत्र की जो शुरुआत होती है, शुरुआती पंक्ति है, वो इसी से शुरू होती है। निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? धर्मवीर भारती, अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन या केदारनाथ सिंह। तो मार्क्सवादी चेतना का जो कवि माना जाता है वो केदारनाथ सिंह को माना जाता है। ठीक है, इन्हें 2013 में, इनका एक ध्यान रखना है, 2013 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, और इनकी मृत्यु है जो कि 2018 में ही हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको गए हुए। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? रामधारी सिंह दिनकर से किसका संबंध है? कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन और सुधारवाद। तो इनमें से किस किस प्रसंग को इन्होंने अपनी रचना में रखा है ये बताना है। तो देखो, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध है कामाध्यात्म की समस्या, ये उर्वशी का विषय है ये। ठीक है, ये उर्वशी का विषय है, कामाध्यात्म की समस्या। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, ये इनकी परशुराम की प्रतीक्षा, सॉरी, परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है उसमें भारत चीन युद्ध का संदर्भ दिखाया गया है। और युद्ध दर्शन तो आप जानते ही हैं, युद्ध दर्शन इनका कई रचनाओं में आता है, जैसे कि कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र, इसके बाद है हुंकार। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, हुंकार और रश्मि रथी, हुंकार और रश्मि रथी। रश्मि रथी, ये जो तीनों का रचना है, काव्य रचना, ये युद्ध दर्शन पर आधारित है। हुंकार, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ परशुराम की प्रतीक्षा में दिखाया गया है। कामाध्यात्म की समस्या उर्वशी में है। ठीक है, तो ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन जो सुधारवाद है उसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से नहीं है। ए, बी और सी तीनों हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे, बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, युग की गंगा, ये किसकी रचना है? युग की गंगा, युग की गंगा, युग धारा, इस तरह की कई रचनाएं आती हैं, है ना, ये आपको याद रखनी है। तो ये किसकी रचना है? युग की गंगा, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ मिश्र प्रभात, रामेश्वर शुक्ल। केदारनाथ नाम से कई लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो हमें सही इंसान को पहचानना है, वो है केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ से तो युग की गंगा निकलती है, लेकिन अग्रवाल, है ना, अग्रवाल नाम आपको याद रखना है। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं ये बताना है। छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, आधुनिकतावाद। तो ये प्रगतिवाद के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? राष्ट्रीय भावधारा का कवि कौन सा नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन या दिनकर। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नागार्जुन, क्योंकि ये प्रगतिवाद के कवि हैं। ठीक है, ये किसके हैं? प्रगतिवाद के कवि हैं, नागार्जुन। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि से, किस कृति से ली गई हैं? इस वैयक्तिक भोगवाद से
फूटी विष की धारा, तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कामायनी या कुरुक्षेत्र। तो ये कुरुक्षेत्र से ली गई हैं ये पंक्तियाँ, इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? रामदरस मिश्र, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन। तो ये रामदरस मिश्र का जो संबंध है वो प्रगतिवाद से किसी भी तरीके से नहीं है। और अगर मुक्तिबोध की बात करें तो ये जो मुक्तिबोध है ये प्रगतिवाद, ठीक है, ये प्रगतिवाद कविता और नई कविता के बीच का सेतु माने जाते हैं। ठीक है, इनके दोनों के बीच में क्या है, ये संबंध है इनका। तो मुक्तिबोध का भी आप याद रख लीजिएगा। और रामदरस मिश्र का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। बाकी त्रिलोचन, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन और केदारनाथ अग्रवाल ये सभी मुख्य कवि हैं प्रगतिवाद के। तो यहाँ पर हमारे 38 क्वेश्चन हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, आपके लिए यूज़फुल है ये मुझे पता है ना। अच्छे लगे नहीं लगे वो आपको पता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा।